एवरीबॉडी, मैं हूं सत्यवाद परमाने। आज आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं सोशल साइंस के विषय में। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आज एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में एजुकेशन सिस्टम कैसा था और जब ब्रिटिश आया तो इंडिया को कुछ दे के गया, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया को लूटा, इतना ही जानते हैं, लेकिन इंडिया को लूटने के साथ साथ इंडिया को कुछ दिया भी इन्होंने। जब ब्रिटिश से पहले, जब ब्रिटिश नहीं आए थे, तब हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या था? पाठशाला सिस्टम था। हमारे यहाँ का सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम कहने का मतलब उस समय जिस तरह से आप देखते होंगे ऋषि मुनि लोग पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को ज्ञान बांटते थे, ठीक है ना। उस समय बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे, घर नहीं थे, पेड़ों के नीचे ही मतलब ओपन एयर में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसके पहले ब्रिटिश के पहले पाठशाला था जिसमें गुरु होते थे। वो या तो बच्चों के घरों में जाके पढ़ाते थे या तो कुछ बच्चों को अपने पास बुला के उनको ज्ञान देते थे। और पहले का एजुकेशन का सिस्टम था वैदिक ज्ञान पर ज्यादा फोकस करता था। पहले संस्कृत हुआ या तो आपका जो वेद वेदांग ये उपनिषद ये सब की जानकारी ज्यादा दी जाती थी बच्चों को, ठीक है ना। तो लेकिन जब ब्रिटिश आया, ठीक है ना, तो ब्रिटिश आने के बाद यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत हद तक सुधार होने लगा। अंग्रेजों का एक मोटो था, अंग्रेजों का मोटो ये था कि एक्चुअली किस तरह से वो यहाँ से शासन करना चाहते थे, ठीक है ना। अंग्रेज यहाँ पर शासन करना चाहते थे, तो शासन करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। अब प्लेटफॉर्म और एक बेस चाहिए था। बेस कैसे बनेगा? बेस बनने के लिए उनको यहाँ के सिस्टम को सुधार करना पड़ेगा। यही सुधार की प्रक्रिया में यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए सिस्टम को, ठीक है। उसी में से उसी क्रम में एक है हमारे चार्ल्स वुड, ठीक है ना। चार्ल्स वुड डिस्पेच, चार्ल्स वुड डिस्पेच जी जो है इनके ईयर है 1854, ठीक है ना। तो चार्ल्स वुड जब आए इंडिया तब इन्होंने हमारे यहाँ के सिस्टम में बेतहाशा बहुत ही बेहतरीन सुधार किया। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या क्या सुधार किया और किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया इनके आने के बाद, ठीक है ना। तो चार्ल्स वुड सिस्टम, चार्ल्स वुड डिस्पेच जब प्रेसिडेंट बने आपका 1854 में, ठीक है ना। चार्ल्स वुड डिस्पेच जो है प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कितना में बने? 1854 में, ठीक है। उसके बाद इनका स्कीम क्या था? इनका स्कीम था आपका फ्यूचर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो फ्यूचर का एजुकेशन होगा वो कैसा होना चाहिए। वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बावजूद जो आने वाले समय में इंडिया का क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिया में कैसा होना चाहिए, इन्होंने फ्यूचर को फोकस किया था। भविष्य का एजुकेशन कैसा होना चाहिए इंडिया का, ये इन्होंने दर्शाया था, ठीक है ना। और इसी का इस स्कीम को हम लोग वुड डिस्पेच सिस्टम के नाम से जानते हैं। वुड डिस्पेच सिस्टम, ठीक है ना। इसका मतलब था टू प्रोवाइड ए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब पूरे भारतवर्ष में ये इनका जो सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। ये ऑल इंडिया बेसिस पर इसका एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, ठीक है ना। ये इनका अर्थ है। इनकी जो सिस्टम, इन्होंने जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया उसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे, ठीक है ना। कुछ रिकमेंडेशन की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये ग्रांट एंड वे टू बी प्रोवाइडेड टू इनकरेज एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए इन्होंने एड ग्रांट किया, ठीक है ना, कि किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, एजुकेशन को इनकरेज किया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक प्रोसीड्यूर इन्होंने फॉलो करवाया, ठीक है ना। और टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी द एम, इनका मेन एम क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसका जो गवर्नमेंट पॉलिसी था, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी था, इसमें वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना था, इनका मेन एम था, ठीक है ना, मेन फोकस था।
और इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका हायर क्लासेस में इंग्लिश था, हायर जो क्लासेस थे उसमें इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। लेकिन जूनियर क्लासेस में ये जो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन होते हैं उसमें वर्नाकुलर था। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन को अगर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो उनको समझ में आएगी, प्लस वो इंटरप्रेट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना, तो कोऑपरेट कर पाएंगे। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन जो था, प्राइमरी एजुकेशन का जो प्रोविजन था इनका वो लोकल लैंग्वेज था जो वर्नाकुलर था, ठीक है ना। लेकिन हायर जैसे कि जो हाई स्कूल थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी थे, इसमें इनका एजुकेशन पॉलिसी क्या था? एंग्लो वर्नाकुलर। एंग्लो वर्नाकुलर मतलब अंग्रेजी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज का समावेश, अंग्रेजी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज का समावेश था इनका, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज सेटअप किए, ठीक है ना। उसके बाद इनका मेन स्टेज था, इनका जो स्टेज था, मेन स्टेज करने के बाद जो दबाव था इसमें जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन स्कूल्स को ओपन करना, मतलब यहाँ के लोगों में वोकेशनल ट्रेनिंग देना और टेक्निकल ट्रेनिंग देना, ये इनका मेन स्टेज था इसमें, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश आने से पहले हमारे देश में वुमेन एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता था, वुमेन को एजुकेट नहीं किया जाता था। उस समय जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन के लिए प्रीफर नहीं किया जाता था। लेकिन जब वुड डिस्पेज है, चार्ल्स वुड डिस्पेज भी जब आए तब इन्होंने वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है ना, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया। और इनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो डिफरेंट बेसिस पर डिपेंड था, ठीक है ना। बहुत ही सभी फील्ड में एम्फसाइज करते थे, ठीक है ना, सभी फील्ड में एम्फसाइज करते थे उनका एजुकेशन, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन हुआ, वोकेशनल एजुकेशन हुआ, वुमेन्स एजुकेशन हुआ, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन हुआ, कॉलेजेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, फिर प्राइमरी लेवल को वर्नाकुलर लैंग्वेज से पढ़ाना, लोकल लैंग्वेज से पढ़ाना, हायर को एंग्लो वर्नाकुलर से पढ़ाना। तो करेंगे इनका जो सिस्टम था वो सभी फील्ड को एम्फसाइज करता था, इसीलिए इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटीज खुले थे, ठीक है ना। ये ईयर है आपका 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इन्होंने खुलवाए थे। और सबसे बड़ी बात जो गर्ल्स एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन को जो प्रमोट किया था इन्होंने, और इसको प्रमोट करने के लिए एड्स भी इन्होंने दिलवाया था, ठीक है ना। इनको प्रमोट किया था गर्ल्स को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए, ठीक है ना। पहले मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जाता था गर्ल्स को, लेकिन चार्ल्स वुड डिस्पेज जी ने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स को प्रमोट किया, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हम अभी चर्चा किए कि क्या क्या रिकमेंडेशन थे इनके चार्ल्स वुड डिस्पेज सिस्टम में, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका बेनिफिट क्या रहा, इसका बेनिफिट क्या रहा चार्ल्स वुड डिस्पेज सिस्टम का, ठीक है। यूरोपियन लर्निंग वुड इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ डिजायर एंड कमिटमेंट, देखिए, टुवर्ड्स देयर ड्यूटी। जो यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था टेंडेंसी पर, डिजायर पर, कमिटमेंट पर, ठीक है ना। कमिटमेंट का मतलब यहाँ पर मॉरल एजुकेशन, मॉरल एथिक्स ज्यादा दिया जाता था, जिससे लोगों का माइंड सेटअप को चेंज किया जाता था और वे ताकि वे अपने ड्यूटी पर सिंसियर हो सके। इस तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था कि मतलब एक नोबल या सिंसियर पीपल तैयार किया जाता था, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कंपनी गेट्स ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया बाय ओरिजिन बट ब्रिटिश फर्म, देखिए कंपनी का मेन मोटो क्या था आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कंपनी का मेन मोटो था कि अगर ब्रिटिश को शासन करना था इंडिया में, ब्रिटिशर्स को शासन करना था इंडिया में, लेकिन ब्रिटिश से, इंग्लैंड से एम्प्लॉय यहाँ पर मंगाने पर उनको रहने, खाने प्लस पेमेंट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था, बहुत ज्यादा देना पड़ता था, ठीक है ना। तो इसी को कम करने के लिए, इनका जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता था, इसी को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया कि क्यों ना हम
इंडियन को ही एजुकेटेड कर दें। वे जो उनको जो चाहिए, ब्रिटिशर्स को जो चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, क्यों ना हम इंडियन को ही ट्रेन कर दें। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इंडियन पीपल को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया और ट्रेन किया। इसके बाद उनको यहीं से एम्प्लॉय मिलना शुरू हो गया, यहीं से एम्प्लॉय मिलना शुरू हो गया। लेकिन ओरिजिन तो इंडियन थे, लेकिन उनके माइंड सेटअप को ऐसा चेंज कर दिया गया कि उनका थिंकिंग, उनका डिजायर, बाकी जो है वो ब्रिटिशर्स की तरह था। उनका रहन सहन, उनका सोच विचार सब बदल गया। बदल गया कहने का मतलब उनका ओरिजिन तो इंडिया है, लेकिन उनका थॉट जो था वो ब्रिटिशर्स बन गया था। ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट रहा ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है ना। इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या रहा देखिए। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या रहा देखिए। इकोनॉमिक बेनिफिट ये रहा, जैसे कि देखिए अगर कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ के लोग जो थे वो सिंपल थे, मॉडर्न थे, किसी तरह जीवन यापन करते थे। लेकिन अगर उनके थॉट्स को चेंज कर दिया जाए तो उनके डिजायर चेंज हो जाएंगे। डिजायर चेंज होंगे तो उनके रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इंपोर्ट आएगा, इंपोर्ट होगा। ठीक है ना। डिमांड यहाँ पर वहीं पर इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए जैसे जैसे ये पीपल जो है इनको इनकी डिजायर को, इनके थॉट को चेंज कर दिया गया, तो इनका रहन सहन, इनका जो रिक्वायरमेंट था वो चेंज होने लगा, ब्रिटिशर्स की तरह होने लगा। तो ब्रिटिशर्स की जो वस्तुएं हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि इनको उस चीज का रिक्वायरमेंट बनने लगा। क्लियर। यूरोपियन लर्निंग मेक इंडियन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है ना। जो यूरोपियन लर्निंग जो एजुकेशन लिया है यहाँ के लोगों ने, इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स का इनको समझ में आया, व्यापार और कॉमर्स का। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेस का यूज होना था, ठीक है ना, उसको वो समझ सकते थे कि कौन रिसोर्स को कैसे हम यूटिलाइज कर सकें, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज हो, कैसे डेवलपमेंट हो, इस चीज के बारे में इनको समझ आने लग गई थी। By adopting the European way of living and taste and desire of the Indian change, जैसे जैसे लोगों का यूरोपियन एजुकेशन लर्निंग किए, वैसे वैसे उनका क्या लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनका डिजायर चेंज हो गया, उनका सारा कुछ रहन सहन, डिमांड, रिक्वायरमेंट सारा चेंज होने लगा। ठीक है। इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन क्लोथ और जो वस्तुएं हैं उसका इंडिया में डिमांड बढ़ने लगा। यूरोपियन क्लोथ और जो वस्तुएं हैं उनका डिमांड इंडिया में बढ़ने लगा। तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या हुआ, एक ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए उनको बेनिफिट हुआ। वो ब्रिटिश से यहाँ पर वहां की वस्तुओं को इंपोर्ट करने लगे और यहाँ के लोगों में सेलिंग करने लगे। ठीक है ना। एक व्यापार ये बढ़ा। यूरोपियन एजुकेशन मेक देम ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, इट वाज बेनिफिट टू द कंपनी। ठीक है ना। यूरोपियन एजुकेशन में ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था कि लोगों को ऑनेस्ट और ट्रूथफुलनेस का ट्रेनिंग दिया जाता कि आप किस तरह से ऑनेस्टी से आप काम करें, सच्चाई में काम करें। और सच्चाई किस पर, किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में सच्चाई। ऑनेस्टी किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में ऑनेस्टी, मतलब कंपनी के लिए काम करना है ऑनेस्टी से और सच्चाई से। यहीं पर एक चूक हो गई इंडियंस का कि जो ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस उनके अंदर में आई, वो अपने देश के प्रति इनिशियल पीरियड में तो नहीं, बल्कि धीरे धीरे इसके बाद में वो उनका अपने देश के प्रति देशभक्ति जगा, देश प्रेम जगा और धीरे धीरे ये संग्राम का रूप लिया और बाद में फाइनली 1947 में ये हमारा देश आजाद हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चांदपुर डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन सिस्टम था वो इंडियन पीपल के लिए फ्रूटफुल रहा। क्यों फ्रूटफुल रहा, क्योंकि यहाँ के जो लोग दबे हुए थे, यहाँ के जो लोग अशिक्षित थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था और धीरे धीरे उनका थॉट डाइवर्ट होने लगा, विस्तार होने लगा, उनका सोच बढ़ने लगा, डिजायर बढ़ने लगे और डिजायर बढ़ने के साथ साथ उनका देश के, हमारे देश के प्रति देश प्रेम करने लगा और फाइनली ये हमारा देश स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े और हमारा देश आजाद हुआ। और आज जो हम एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं ये देन है चांदपुर डिस्ट्रिक्ट
जी का, ठीक है ना। आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आज हम ये इंग्लिश कहाँ से आया, ये यूरोप से आया और इसको आज हम पढ़ रहे हैं और ये आज हमारे लिए जरूरत की चीज बन गई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो डिस्प्यूट सिस्टम था वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा। तो इसी तरह से ये कंप्लीट होता है। तो आप हमें बताइएगा कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आपका कुछ नहीं आता है, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हमारे लिए इंकरेजमेंट का काम करेगी, हमारे लिए प्रमोशन का काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।